हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हैप्पीनेस को किस तरह से मेज़र किया जा सकता है और WHO यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ को हैप्पीनेस के बेस पर रैंक करती है। आई होप कि आप हमारी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं और आपको ये बात याद होगी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सबसे पहली बार ईयर 1990 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा गया यानी HDR। इसमें यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ को HDI के बेस पर रैंक किया गया था। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ज़रूरत इस बात की थी कि सभी यूनाइटेड नेशंस मेंबर कंट्रीज़ HDI द्वारा मेंशन्ड पैरामीटर्स यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक उपाय किया। उपाय ये था कि जब भी कोई देश वर्ल्ड बैंक से लोन मांगने के लिए आता तो वर्ल्ड बैंक उससे पूछता कि तुम अपने देश में HDI के पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कदम उठा रहे हो। यानी अब सस्ते डेवलपमेंटल लोन्स तभी मिल सकते थे जब मेंबर कंट्रीज़ अपने देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करने से रिलेटेड कुछ पॉलिसी बना रहे हों। वर्ल्ड बैंक के इस एक स्टेप का प्रभाव ये हुआ कि अब सभी मेंबर कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर आपस में कॉम्पीट करने लगे और इस तरह HDI सभी मेंबर कंट्रीज द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। HDI की तीनों डायमेंशंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन अब सभी मेंबर कंट्रीज की पॉलिसी मेकिंग में दिखने लगा क्योंकि सस्ते लोन्स की ज़रूरत तो सबको थी। हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग पब्लिश की जाने लगी। ऐसे में सोशल साइंटिस्ट ने सोचा कि इवेल्युएट करके देखते हैं कि HDI रैंकिंग में जो टॉप कंट्रीज़ हैं वहाँ कंडीशन ऑफ लाइफ किस तरह की है। बट जब सोशल साइंटिस्ट ने HDI रैंकिंग लिस्ट की टॉप 20 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंडीशन ऑफ लाइफ को इवेल्युएट किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उन्होंने पाया कि इन कंट्रीज़ में क्राइम और करप्शन काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसी वजह से इन कंट्रीज़ में रह रहे लोगों में पीस ऑफ माइंड की भी काफ़ी कमी है। तो इस इवैल्यूएशन से ये बात साफ निकल के आई कि HDI के बेस पर जिन कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ माना जा रहा है वहाँ के लोग एक्चुअली में खुश नहीं हैं। बात यह है कि हैप्पीनेस की दो डायमेंशंस होती हैं, मटेरियल हैप्पीनेस और नॉन मटेरियल हैप्पीनेस। HDI के पैरामीटर्स जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं, ये सिर्फ मटेरियल हैप्पीनेस को कैटर करते हैं जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बट नॉन मटेरियल हैप्पीनेस मिलती है एथिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म और कल्चरल वैल्यूज़ में। तो ऐसे में सोशल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट के सामने एक बड़ा प्रश्न ये था कि वो किन पैरामीटर्स पर मेंबर कंट्रीज़ को रैंक करें कि ये पता चले कि उन देशों में रहने वाले लोग खुश हैं या नहीं। तो इसके लिए इन लोगों ने कुछ सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि HDI के पैरामीटर्स की वेटेज को कुछ ऊपर नीचे करके देखना चाहिए, शायद इससे कुछ रिजल्ट निकल कर आए। बट इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं था क्योंकि HDI के पैरामीटर्स सिर्फ मटेरियल हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो ऐसे में कुछ सोशल साइंटिस्ट का सुझाव ये भी था कि HDI में मेंशन्ड पैरामीटर्स सफिशिएंट नहीं हैं, हमें कुछ और पैरामीटर्स को इंक्लूड करना होगा। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अगर हमें नॉन मटेरियल हैप्पीनेस को भी मेज़र करना है तो हमें कुछ और पैरामीटर्स को इंक्लूड करना ही होगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि एथिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म और कल्चरल वैल्यूज़ जैसे पैरामीटर्स को किस तरह से मेज़र किया जा सकता है। बट सोशल साइंटिस्ट के पास ये क्वेश्चन आने से पहले ही इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल था। इस सॉल्यूशन का नाम है GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक ऐसा पैरामीटर है जिसे भूटान ने अर्ली 1970s में ईजाद किया था। बेसिकली भूटान ने GDP की अपेक्षा GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपना मेन डेवलपमेंट इंडिकेटर माना था और इसे कैलकुलेट करने के लिए ये लोग 4 पैरामीटर्स को कंसीडर करते थे। पहला हायर पर कैपिटा इनकम, दूसरा गुड गवर्नेंस, थर्ड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लास्ट है कल्चरल प्रमोशन। जब हम कल्चरल प्रमोशन की बात करते हैं तो इसमें एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन लाइफ को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हायर पर कैपिटा इनकम और गवर्नेंस बेसिकली डेवलपमेंट को दर्शाता है। इसके बाद हमने कल्चरल प्रमोशन की बात की जिसमें एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कवर हो जाती हैं और साथ ही साथ कल्चरल वैल्यूज़ भी। अब रह गया रिलीजन। तो बेसिकली एथिक्स से ही रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म जनरेट होता है और बाकी के पैरामीटर्स जैसे कि गुड गवर्नेंस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हैप्पीनेस की मटेरियल और नॉन मटेरियल डायमेंशंस को कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि GNH के सभी पैरामीटर्स मटेरियल और नॉन मटेरियल
दोनों तरह की हैप्पीनेस को पूरी तरह से टेक केयर करते हैं। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। तो हमने देखा कि फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में पब्लिश की गई थी, जिसमें HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेस पर कंट्रीज़ को रैंक किया गया था। बट इस रिपोर्ट के आने से पहले ही 1972 में भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अडॉप्ट कर लिया था। और 1990s के बाद जब सोशल साइंटिस्ट इस चीज़ के लिए चिंतित थे और इस चीज़ को खोज रहे थे कि ऐसा कौन सा पैरामीटर होगा जो कि मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों तरह की हैप्पीनेस को टेक केयर करेगा, तो फाइनली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को रेफरेंस मानते हुए यूनाइटेड नेशंस में हैप्पीनेस से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन लाया गया। और इस रेजोल्यूशन का नाम था टुवर्ड्स अ होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। इस रेजोल्यूशन में मेंबर कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था कि वो अपने देश के लोगों की हैप्पीनेस को मेज़र करें और उनसे रिलेटेड पैरामीटर्स को अपने देश की पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने में एक गाइडिंग फोर्स की तरह यूज़ करें। इसके चलते 2012 में यूनाइटेड नेशंस की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जो कि यूनाइटेड नेशंस की पहली ऐसी हाई लेवल मीटिंग थी जो कि हैप्पीनेस और वेलबींग से रिलेटेड थी। इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे जिग्मी थिनले, जो कि उस समय भूटान के प्राइम मिनिस्टर थे। और ख़ास बात यह है कि वो जिग्मी थिनले ही थे जो 2011 में हैप्पीनेस से रिलेटेड इस रेजोल्यूशन को लाए थे। तो इन सारे एफर्ट्स के चलते अल्टीमेटली 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा पब्लिश की गई थी। इसके कुछ ही महीनों के बाद 2013 में OECD ने सब्जेक्टिव वेलबींग को मेज़र करने से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, जिसे पब्लिश किया जाता है टोटल 9 पैरामीटर्स के बेस पर। और इन 9 पैरामीटर्स में से 7 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि गैलप वर्ल्ड पोल यानी GWP से अडॉप्ट किए गए हैं। बट गैलप वर्ल्ड पोल बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए कंडक्ट की जाती है। हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यूटिलाइज किए जाते हैं। यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ के लोगों से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि अगर उन्हें अपनी लाइफ को इवेल्यूएट करना हो ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, 0 बीइंग द वर्स्ट एंड 10 बीइंग द बेस्ट। कहने का मतलब कि जो भी लोग इस पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके दिमाग में जो भी बेस्ट लाइफ हो सकती है उसको वो 10 मानेंगे, और जो भी वर्स्ट लाइफ हो सकती है उसे वो 0 मानेंगे। तो उन्हें इन दोनों के बीच में अपनी खुद की लाइफ को 0 से 10 के बीच में रेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि अगर लाइफ हो तो नरेंद्र मोदी जैसी, तो मैं नरेंद्र मोदी की लाइफ को 10 मानूंगा और उसके बेस पर डिसाइड करूंगा कि मेरी लाइफ 0 to 10 के स्केल पर कहाँ पर लाई करती है। ये लाइफ इवैल्यूएशन क्वेश्चन है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस और हैं जो कि पॉजिटिव इमोशंस से रिलेटेड हैं। यहाँ पर पोल देने वाले व्यक्ति को बताना होगा कि पोल देने से पहले वाले दिन क्या वो किसी बात पर हंसा था, यस या नो। यस के लिए 1 पॉइंट काउंट होगा और नो के लिए 0। इसके अलावा पोल देने वाले व्यक्ति को ये भी बताना होगा कि क्या पोल देने से पहले वाला दिन उसके लिए फुल ऑफ एंजॉयमेंट था या नहीं, और क्या उसने पोल देने से पहले वाले दिन कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा या नहीं। इन 3 क्वेश्चंस के बेस पर पोल देने वाले व्यक्ति के पॉजिटिव इमोशंस को इवेल्युएट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस नेगेटिव इमोशंस को इवेल्युएट करने के लिए हैं। यहाँ पर व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या पोल देने से पहले वाले दिन ये व्यक्ति किसी बात के लिए वरीड था, क्या वो पोल देने से पहले वाले दिन किसी बात के लिए सैड था या फिर एंग्री था। इन 3 क्वेश्चंस के बेस पर व्यक्ति के नेगेटिव इमोशंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 पैरामीटर्स का डेटा मिलता है, लाइफ इवेल्युएशंस, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। ये 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं बाकी पैरामीटर्स की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पोल देने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है वो है सोशल सपोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो क्या आपके रिश्तेदार, आपका कोई भाई बंधु या फिर आपका कोई दोस्त आपको बचाने आएगा या नहीं। बेसिकली यहाँ पर ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस व्यक्ति के पास क्या कोई ऐसा है जिसके ऊपर ये रिलाई कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी लाइफ चॉइसेस से रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड। यहाँ पर व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि आप अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो फ्रीली ले सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या उसने पिछले महीने किसी भी तरह की कोई चैरिटी, दान दक्षिणा दी है या नहीं। इससे इस व्यक्ति की जेनरोसिटी या दरिया दिली का पता चलता है। और इसके बाद 2 और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे व्यक्ति की परसेप्शन ऑफ करप्शन का पता चलता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके देश की गवर्नमेंट में करप्शन वाइड स्प्रेड लेवल पर फैला हुआ है,
और दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या आपके देश में बिजनेसेस में करप्शन वाइड स्प्रेड लेवल पर है, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर व्यक्ति को यस या फिर नो के रूप में देना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि इन क्वेश्चंस के बेस पर डिसाइड होते हैं, और ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कंट्रीज को रैंक किया जाता है। तो अब तक हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 7 ऐसे पैरामीटर्स को कवर कर लिया है, और ये वो 7 पैरामीटर्स हैं जो कि गैलप वर्ल्ड रिपोर्ट से अडॉप्ट किए गए हैं। इसके अलावा बाकी के जो 2 पैरामीटर्स हैं वो हैं जीडीपी पर कैपिटा एट पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और इन दोनों पैरामीटर्स को हम पहले की वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये थी डिटेल्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 में पब्लिश की गई थी, और इसके बाद लगातार हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। बट 2014 ऐसा साल था जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई थी। अब यहाँ पर 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये कंसेप्ट है वेलबींग एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का। इसके द्वारा सोशल प्रोग्रेस को इवेल्युएट किया जाता है। वेलबींग एडजस्टेड लाइफ ईयर्स बेसिकली वेल बाय अप्रोच को बताता है। चलिए वेल बाय अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। वेल बाय अप्रोच बेसिकली वेल बायज के बेस पर कंट्रीज को रैंक करता है। वेल बायज का मतलब वेलबींग एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ और लेंथ ऑफ लाइफ के बेस पर कैलकुलेट होता है, यानी ये टोटल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, और इससे उस देश की सोशल प्रोग्रेस को इवेल्युएट किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है QALY का। QALY बेसिकली हेल्थ इकोनॉमिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये बेसिकली पेशेंट की हेल्थ रिलेटेड लाइफ को दर्शाता है। बेसिकली 2021 की वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में कहा गया था कि 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू वेलबाय, और 1 वेलबाय की कीमत बताई गई थी $1 लाख। तो इसके बेस पर अगर हम लोग 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ को कैलकुलेट करें तो वैल्यू निकल कर आती है $7,50,000, और 2021 में कंट्रीज को वेलबाई के बेस पर रैंक किया गया था। बट वेरी नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में वेलबाइज की अप्रोच को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वेलबाई का कंसेप्ट यूज होगा कि नहीं। तो ये थी डिटेल्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।